थैंक यू सो मच एंड नमस्कार सभी को। मैं सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल एडिशन के साथ में आप सबके सामने आई हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आप सबके साथ यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करती आई हूँ। तो आज जो मेरे साथ में एस्टीम्ड पैनल है, एस्टीम्ड गेस्ट हैं, उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और उनके बारे में आज पूरा देश जानता है और उनकी अचीवमेंट्स को सुन के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। तो आज हमारा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का सेशन रहेगा, वो सेशन उन ऑफिसर्स की जर्नी, किस तरीके से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचा, कैसे तैयारी शुरू करी, क्या चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ और अब सिलेक्शन के बाद उनके मन में ऐसा क्या जज्बा है, ऐसा क्या जुनून है जो वो देश के लिए और राष्ट्र के लिए अपनी अलग अलग पोस्टिंग्स में, प्रोफाइल्स में करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें आज हम सब इनसे जानना चाहेंगे, इनसे रूबरू हो रहे हैं। तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट का। हमारे साथ आज उपस्थित हैं मिस दीपिका अग्रवाल। शी इज ऑल इंडिया रैंक 151, जो हाल ही में यूपीएससी 2022 सिविल सर्विसेज का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसमें उन्होंने रैंक 151 अचीव किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस Deepika, and welcome to this show. We are very Thank you. proud and honored to have you at our panel discussion today. We also have with us Miss Varsha Kumari. Miss Varsha Kumari is All India rank 353, and her journey is definitely an inspiration. And आज हमारे साथ देखिए, बहुत important ये भी एक बात है कि we have 2 female officers who have qualified this examination and who will be interacting, and I firmly believe कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं को कहीं ना कहीं जो challenges हैं वो मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा है, अधिक है। उनकी जो स्टोरी है उसमें स्ट्रगल हमेशा ज्यादा रहती है। तो आई वेलकम यू वर्षा एट आवर शो and we are delighted to have you here. Welcome. We have a very special esteemed guest, the officer Suraj Tiwari, All India rank 917. एंड जब रिजल्ट आया फ्रेंड्स, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब रिजल्ट आया तो क्या अमूमन क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ सक्सेस स्टोरीज, क्योंकि मैं काफी एस्पिरेंट से जुड़ी हूँ, तो कुछ के मैसेजेस मेरे पास आए और जब मैंने सोशल मीडिया में मैंने देखना शुरू किया तो सूरज तिवारी की स्टोरी, जो कि मैनपुरी से बिलोंग करते हैं और अभी वो जेएनयू में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ 2017 में, उसका जो, अगर हम जब सूरज से बात करेंगे वो बताएंगे हमें डिटेल में। उस एक्सीडेंट के बाद हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि कोई भी व्यक्ति गिव अप कर दे, लेकिन सूरज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस ठाना कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, और बिना कोई प्रॉपर सपोर्ट के, क्योंकि उनकी फैमिली में भी ऐसी आर्थिक कंडीशन नहीं थी, फैमिली सपोर्ट भी नहीं कर सकती थी, तो वो आगे बढ़े। और मैंने सूरज की स्टोरी जब शेयर करी तो वो काफी लोगों ने उस पर कमेंट्स, बहुत ही इमोशनल कमेंट्स भी लिखे, और बहुत ही हैप्पीली मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि नेक्स्ट डे मुझे जेएनयू में जाना था। मेरा एक प्री शेड्यूल्ड सेशन था और वो सेशन मेरा वहां के स्टूडेंट्स ने रोल ऑफ वुमेन इन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक ऑर्गेनाइज किया हुआ था, स्टूडेंट्स फॉर सेवा। तो मुझे नहीं पता था कि सूरज जेएनयू में मुझे वहां पे मिल जाएंगे। तो वहां पे जब मैं गई तो वहां के स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइज कराया हुआ था जिन्होंने सेशन, तो उन्होंने बताया कि मैम वी हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑल्सो प्रेजेंट, सूरज तिवारी। तो आई वॉज सो हैप्पी कि जिनके बारे में पढ़ा, जिनके बारे में हम सब ने शेयर किया, उनसे आज मिलने का मुझे अवसर मिलेगा। और जब सूरज की स्टोरी मैंने फ्रैंकली इन पर्सन जब सुनी तो आई ऑल्सो गॉट मूव्ड। And so hats off to you, Suraj, for all your dedication and commitment. And I warmly and very proudly welcome you to this, our panel discussion. Welcome to all of you.
So, Thank you so much, ma'am. Thank you so much. best wishes to all of you. So friends, अब बिगिन करते हैं क्योंकि सभी एक्साइटेड हैं कि इन सब की स्टोरीज कैसे सिविल सर्विसेज में आए, क्या फेलियर्स फेस किए, क्या चैलेंजेस फेस किए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सिविल सर्विसेज आज भी इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। और इसकी अगर हम परसेंटेज देखें तो 10 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं, और सिलेक्शन इज इन फ्यू हंड्रेड्स, नॉट इवन 1000। तो जब सिलेक्शन इतना कम है, इट इज इवन लेस देन 1%, तो किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से उस लिस्ट में अपना नाम लेके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड जो हमारे सामने आज एग्जाम्पल्स हैं उनसे बेहतर कौन होगा ये हमें बताने के लिए। और एक कोट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को मैं पढ़ती आई हूँ, बहुत इंस्पिरेशनल हैं उनकी बुक्स, उनके कोट्स। एक कोट से मैं जो इन सबको डेडिकेट करना चाहूंगी, इन सभी ऑफिसर्स के लिए, सिलेक्टेड ऑफिसर्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स जो तैयारी कर रहे हैं या जो अपनी फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैज सेड कि एज अ यंग सिटीजन ऑफ इंडिया आर्म्ड विद technology, knowledge, and love for my nation, as a young citizen of India, armed with technology, knowledge, and love for my nation, I realize having a small aim is a crime. Having a small aim is a crime. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमेशा से यूथ पावर, यंग इंडिया की शक्ति में बल दिया, उसमें विश्वास किया, और उन्होंने बोला कि हमारे पास इंडिया में सब कुछ है, तो एक छोटा लक्ष्य रखना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और ये जितने भी ऑफिसर्स आज हमारे साथ में हैं, सभी ने यही प्रूफ किया कि जिंदगी में छोटा लक्ष्य नहीं रखना, हमें अपनी चैलेंजेस, हमारे जो लिमिट्स हैं उसको चैलेंज करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अब पैनलिस्ट से समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम दीपिका से बात करते हैं। दीपिका, जस्ट ब्रीफली मेंशन अबाउट योरसेल्फ, इवन दो मैं भी आपको इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है? दीपिका अग्रवाल जी। जी, थैंक यू सो मच मैम फर्स्टली फॉर हैविंग मी। मुझे याद है ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने आपका जोश टॉक सुना था, सो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू यू नो दैट रियली हेल्प मी मोटिवेट माय सेल्फ। सो अबाउट माय सेल्फ कि हम सेम कॉलेज से हैं, एल्यूमिनाई, तो ये भी एक कोइंसिडेंस है। जी जी, ये भी कोइंसिडेंस। यस मैम, जी जी, यस मैम। तो मैम आई एम फ्रॉम सिक्किम, मेरे पेरेंट्स यहीं पे रहते हैं और मैं यहीं पे पढ़ी टिल 10th स्टैंडर्ड। आई वाज इन सिक्किम। उसके बाद मैं अजमेर एक बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी, वहां से मैंने अपना 12th किया और फिर मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गई, वहां से बीकॉम ऑनर्स किया। उसके बाद जैसा कि यू नो वहाँ कॉलेज में जो दौड़ रहती है उसी में प्लेसमेंट की दौड़ में शामिल हो गई। बार्कलेज बैंक एक इंटरनेशनल बैंक है, वहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया 2 साल। लेकिन बस मन में वो यू नो वो खुशी जो होती है कि आप जब अपने काम करके थक कर घर आते हो तो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो मिसिंग था। तो तब मुझे हमेशा से एक इंटरेस्ट था पॉलिसी और गवर्नमेंट ये सब वर्क में, बट आई वाजंट श्योर अबाउट सिविल सर्विसेज। तो तब मैंने एक फेलोशिप की called the legislative assistants to member of parliament. So जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मैं उनकी लैम्प फेलो थी 1 साल, उनके साथ मैंने काम किया। एंड आई थिंक देयर आई सॉ यू नो कि ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक सर्वेंट्स कैसे काम करते हैं। आई थिंक उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बट साथ साथ में मेरा एक MBA मतलब आई हैड अ डेफर्ड एडमिशन, तो पेरेंट्स ने बोला कि एटलीस्ट अपना एक MBA कंप्लीट कर लो एंड फिर इफ यू वांट टू प्रिपेयर। सो मैंने ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से 1 साल अपना MBA कंप्लीट किया विद अ स्पेशलाइजेशन इन पब्लिक पॉलिसी, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत काम करके मैं प्रेपरेशन में जुड़ गई। सो दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। सेकंड में आई रीच्ड द इंटरव्यू बट डिड नॉट गेट अ रैंक, एंड दिस टाइम फाइनली आई हैव मेड इट टू द लिस्ट। सो दैट इज ब्रीफली अबाउट माय जर्नी। Such an inspirational journey. So Deepika, if I may ask you, तो exactly किस ईयर में आपने तैयारी शुरू करी, आपका ग्रेजुएशन? हाँ जी मैम,
जी मैम, मैंने 2019 में अपनी तैयारी शुरू Right. करी थी Right. एंड उस साल फिर 2020 में कोविड आ गया, अटेम्प्ट काफी डिले हो गया था। Right. बट तो तब मैंने प्रीलिम्स दिया, बट तैयारी पूरी नहीं थी तो मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। फिर बट उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो गई थी कि अब तो मुझे करना ही है, बिकॉज प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो आई थिंक वो बहुत हो जाता है कि नहीं अब करना ही है। तो मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे when I gave the 2021 attempt, पूरा राजेंद्र नगर जहाँ मैं रहती थी, जहाँ सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, वो पूरा खाली हो गया था। बट मैं वहां फिर भी मैं घर वापस नहीं गई जब वो सेकेंड वेव था। आई स्टेड इन दैट बिल्डिंग अलोन, आई वाज अलोन, आई रिमेम्बर इन दैट बिल्डिंग। बट मुझे ये था कि नहीं, माई बिकॉज प्रेपरेशन थोड़ी डिसरप्ट हो जाती है, आप घर आते हो तो फिर वो थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो फिर वहीं पे रहा, काफी प्रीलिम्स की तैयारी करी एंड थैंकफुली उस साल निकल गया। बट अनफॉर्चुनेटली 6 मार्क्स से मैंने फाइनल लिस्ट मिस कर दिया था उस ईयर। बट एंड उस टाइम पे मुझे गिव अप करने का बहुत वो हुआ कि नहीं अब तो फाइनल लिस्ट में इतने पास आके भी नहीं, और 5 दिन में नेक्स्ट प्रीलिम्स थे। बट आई थिंक माय मदर वाज दैट स्ट्रेंथ। मैं सिक्किम में थी और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखना ही है, तो उन्होंने बिना मुझसे पूछे मेरी दिल्ली की टिकट करा दी कि चलो लाइक जाना है और प्रीलिम्स लिखना है। थैंकफुली उन्होंने मुझे वो इनकरेजमेंट दिया, तो वो प्रीलिम्स हो गया। उसके बाद प्रीलिम्स होने के बाद फिर जोश आ गया कि नहीं अब एक और अटेम्प्ट अच्छे से लेना है। तो दैट इज हाउ दैट जर्नी वेंट। Right. So motivating. In fact, two things which I could comprehend. एक तो आपने give up नहीं किया, and especially during COVID-19 you didn't move back to your home कि वो routine आपका disturb ना हो, वो जो एक momentum होता है वो disturb ना हो, और आपकी हाँ मम्मी जी। का, आपकी पेरेंट्स का support. राइट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एस्पिरेंट्स भी जो ये सेशन देखेंगे, आप इस बात को जरूर समझिए कि कई ऐसे फेजेस आएंगे कि जब हमें गिव अप करने का लगता है कि हम गिव अप कर दें या नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपको सही में ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है तो गिव अप करने से नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना कि ऐसा नहीं कि आप सालों साल लगे हैं, सो देयर हैज टू बी एन ऑप्टिमम रैशनलाइजेशन ऑफ द टाइम ऑल्सो, कि आप कितने अटेम्प्ट दोगे, थोड़ा सा जहन में ये भी होना चाहिए। वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग दीपिका। अब हम सूरज से पूछते हैं। सूरज, ऑल इंडिया रैंक 917 एंड जेएनयू के एलुमनाई। बहुत ही मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग है स्टोरी आपकी। सूरज, आप बताएं, आपने कब सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोचा, कैसे तैयारी शुरू करी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और उससे पहले आपका बैकग्राउंड डेफिनेटली, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए जानना। जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यू एंड यू बोथ एंड आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि मेरा नाम सूरज तिवारी है। मैं मोहल्ला गरनाजपुर, कस्बा खुरावली, जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 1 से 8वीं तक खुरावली के ही महर्षि परशुराम पब्लिक स्कूल से की है, और मैंने 9 से लेके 12 तक अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना स्कूलिंग किया है, क्योंकि हमारे कस्बे के अंदर उस समय पर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे। और मेरी मम्मी का सपना था कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर जैसे किसी प्रोफेशन में जाऊं। और हमारी मैम फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन भी उस समय इतना ठीक नहीं थी। जी उसके जी। बावजूद भी मेरी फैमिली ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और मेरा डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन करवाया। लेकिन 12th में मैम सीबीएसई बोर्ड से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, और कुछ पढ़ाई में भी नहीं मन उतना लगा। और 12th में मैं फेल हो गया सीबीएसई बोर्ड से। मैं सारे सब्जेक्ट्स में फेल था, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मैं था पास, वो भी फिजिकल एजुकेशन में। ओहो, अच्छा। फेल होने के बाद में तो हमारे यहाँ मतलब मैम उस तरीके का एनवायरनमेंट भी नहीं है कि हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है या कुछ करना है। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो एक परसेप्शन ये भी उस समय था मेरे दोस्तों के बीच में, वो मेरे दिमाग में भी कि कंपटीशन इतना हाई है, गवर्नमेंट जॉब का स्कोप नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है। और इसी तरीके से फिर मैंने 2014 में स्वामी संपूर्णानंद इंटर कॉलेज से यूपी बोर्ड से अपनी 12वीं कंप्लीट की, जिसमें मेरे 72% नंबर आए। ओके। फिर मैम पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं गया, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कमजोर थी, फैमिली को भी देखना था, फैमिली में 6 मेंबर थे। तो मैम मैं जॉब करने के लिए, मेरे भैया रहते हैं दमनदीप में, तो मैं उनके पास गया।
तो मैंने 1 साल वहाँ पे दमनदीप में रहा हूँ, तो मुझे एक अलग व्यू, मेरी लाइफ का वो 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं एक अलग जगह पे जाके रहा, लोगों को समझा, वहाँ की वर्कर लाइफ को समझा हूँ। एक प्रोफेशनल लाइफ जो होती है, जो कि मेरे भाई की थी, वो एक ऑफिसर थे वहाँ पे, तो उनका डेली का शेड्यूलिंग क्या है, वर्कर का शेड्यूलिंग क्या है, मैं किस तरीके से मुझे जॉब करनी है, ये सारी एक्सपीरियंसेस मैंने सीखे। मैं उस समय पे मुंबई भी घूमने गया, मैं मरीना बीच और ताज होटल के सामने तक मैं घूम के आया हूँ। जी जी फिर मैं वापस आया हूँ घर। घर आने के बाद में मैं पूजा पाठ का जो काम होता है, आप कर्म कांड जिसको बोलते हैं, तो जी घर जी। पे आने के बाद मैंने 1 साल तक कर्म कांड का काम सीखा और फिर मैंने उसको किया। तो क्षेत्र में काफी सारे लोग जो है मुझे जानने लगे थे, काफी सम्मान देने लगे थे। लेकिन एक समय के बाद में मुझे कहीं लगा कि नहीं, उस काम से मेरा जो है, जो मेरे सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। मेरे सपने भी ज्यादा बड़े नहीं थे, मेरे सपने भी ये थे कि एक छोटा सा घर हो, 2 मंजिल का, बस एक कार हो और छोटी छोटी खुशियां हो, परिवार के साथ रहूं, तो यही तो उस सपने टाइम थे। सूरज आप कोई हायर एजुकेशन नहीं कर रहे थे ना? उस टाइम 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन के लिए भी कहीं एनरोल नहीं कराया? नहीं मैम, मैंने एनरोल एक बीएससी कॉलेज में एनरोल करवाया था, मैंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी दिए थे। लेकिन ओके। सेकंड ईयर के एग्जाम देने से पहले उस समय लग ही नहीं रहा था कि हाँ, कि मैं करना है ये। एजुकेशन के थ्रू कि मैं लाइफ ओके। में इतना आगे जा सकता हूँ। ये तो एजुकेशन सेकंड ईयर के आप पहले आगे एग्जाम जा हो पाएंगे ये आपको नहीं फील हुआ? राइट जी मैम। राइट। तो मैम फिर मैंने 2016 में मैं दिल्ली आ गया जॉब करने के लिए। तो दिल्ली में नोएडा में मैंने जॉब किया, यहाँ भी मेरा अच्छा जॉब लगा और यहाँ भी दिल्ली का भी सीखा। दिल्ली मेरे होम स्टेट के नियर बाई स्टेट था, तो पास में भी था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो यहाँ भी मेरा अच्छा अच्छा खासा सेटअप हो गया था। लेकिन 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी ट्रेन में, मैं पैसेंजर ट्रेन में था। अचानक से मैं गेट पे खड़ा था और अचानक से मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे नहीं पता। मेरी आंखें जब खुली तो मैं आईसीयू के वार्ड में था, एक लेटा हुआ था, मेरा पूरा बॉडी अनकॉन्शियस था और सिर्फ मेरी आंखें ही मूव कर रही थी। तो 29 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, 3 फरवरी को आई थिंक मुझे होश आया, 4 दिन के बाद। तो इतना बड़ा मैम ऑपरेशन था, तो डॉक्टर्स का तो कहना ये था कि 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे होश आने में, लेकिन मुझे 4 दिन में ही होश आ गया था। देन एक डॉक्टर्स की टीम आई मेरे पास। तो उन्होंने पहले मेरे लेफ्ट हैंड के बारे में बताया कि मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हुआ है और जिसमें मेरे दाहिने हाथ की 2 उंगलियां चली गई हैं। तो ओहो। मैं सरप्राइज हो गया कि मैम, हमारे हाथ में छोटा सा, जब हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तब हमको कितना दर्द फील होता है और हमको लगता है कि इंजेक्शन लगवा के आए और मेरे हाथ की 2 उंगलियां नहीं है। मैं परेशान हुआ, ऑब्वियसली बात है मैम, सभी परेशान होते हैं, मैं भी जी परेशान जी हुआ। बिल्कुल। 2-2.5 घंटे के बाद में एक सेकंड डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने मेरे सीधे हाथ के बारे में बताया। फिर कुछ देर के बाद में एक और डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने मेरे पैरों के बारे में बताया। तो मैम उस समय बिल्कुल टूट गया था मैं। जी जी कोई जी। हम इमेजिन इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। कोई बोले कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया। उस हम्म समय कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। हम्म। मम्मी मुझे पहली बार देखने के लिए आई, तो वो वहीं बेहोश हो गए देखते ही। देन एक और डॉक्टर्स की टीम आई, तो उन्होंने मुझे काफी समझाया, काफी सारे वीडियोस दिखाए। बहुत सारे पर्सन भी डिसेबिलिटीज हैं, जिनके हाथ और पैर नहीं है और उन्होंने लाइफ में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन दिखाए जिनका किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, कोई देख नहीं सकता। बहुत सारे एसिड अटैक के विक्टिम्स के फोटो दिखाए कि ये देखो, तुम तो चलो कोई बात नहीं, लोगों ने इनकी जिंदगी खराब कर दी, उसके बाद भी इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना बेहतरीन किया है। एक उम्मीद में आई कि हाँ ठीक है, अगर लोगों के अंदर इतना हौसला था, लोगों ने किया, तो मैं भी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। 2 अप्रैल के महीने में एक जेएनयू के छात्र हैं, वही मुझे एम्स में मिले। उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में बताया। जब जेएनयू के बारे में पहली बार पता लगा मैम, तो मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में एक रास्ता बन जाएगा और अब मैं अपनी जिंदगी को आगे ले जा सकता हूँ। उस उस समय तक फ्रेंड मैं मुझे सिविल उस सर्विसेज और यूपीएससी के बारे उस में कुछ भी फ्रेंड नहीं का पता नाम था। आप बताना चाहोगे सूरज? क्योंकि हाँ मैंने मैम, एक उनका इंटरव्यू में पढ़ा है एक उनका नाम। हाँ मैम, उनका नाम प्रकाश कुमार है।
और वो एम्स में वो मुझे मिले थे, वो उनके दीदी का उस समय ऑपरेशन हो रहा था एम्स में ही। तो उस जी। समय वो मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे जेएनयू के बारे में बताया। जेएनयू का फॉर्म फिल करवाया उन्होंने, और उन्होंने अपने ही पैसों से मेरा फॉर्म फिल करवाया, मुझे किताब खरीद के दी, और मुझे ऑनलाइन कोचिंग भी उन्होंने दी। मैंने 17 मई और 19 मई को जेएनयू का पहला एंट्रेंस दिया, और 20 मई को मैं घर पे पहुंचा। 25 मई को जो मेरा बड़ा भाई था, जो कि मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसकी भी मैम डेथ हो गई 25 तारीख को रात को 11:30 बजे। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं और मैम इसमें मैम मैं कुछ कहना ये चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरीके का नहीं होता। तो उस समय हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मैम, तो वो भी इतना एक्सेसिबल नहीं था कि अगर उनको एट उसी टाइम अगर ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद हो सकता है कि वो आज जिंदा होते। लेकिन हमारे उस कस्बे में ट्रीटमेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। हमको अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके उनका ट्रीटमेंट करवाते, लेकिन रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। देन मैम जून के महीने में मेरा जेएनयू का रिजल्ट आया, तो उसमें मैम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस उस मोमेंट पे मैम मुझे लगा कि अब तो मैम सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद था जो कि मैं अब किसी काबिल नहीं बचा हूँ। मैंने एक प्रयास भी किया जेएनयू का, उसमें भी मैं सफल नहीं रह पाया। मेरा एक भाई था जिससे उम्मीद थी कि चलो ठीक है, मैं जैसा भी हो गया हूँ, एक भाई है मेरा, वो मुझे संभाल के ले जाएगा। अब वो भी नहीं है। माता पिता जो कि पहले से ही बुजुर्ग हैं, इतने शिक्षित नहीं है। मेरे पिताजी ने हाई स्कूल किया हुआ है, और मेरी मम्मी ने तो क्लास 8 तक ही शिक्षा प्राप्त की है। तो वो लोग भी इतना शिक्षित नहीं है, और बुजुर्ग भी हैं, और घर में एक साथ दो बड़े बड़े हादसे हो जाए। मेरी एक बहन है जो कि मुझसे 5 साल छोटी है, एक भाई है जो 1 साल और छोटा है। उस समय मैं 5 साल पहले वो भी इतना समझदार नहीं थे। तो एकदम से इतनी सारी प्रॉब्लम्स का आ जाना, उस समय मैं बिल्कुल टूट गया था। कोई रास्ता ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नजर आ रहा था। और मैम जब हमारे सामने जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको समझाने वाले एक ही दो आते हैं, मोटिवेशन देने वाले एक ही दो आते हैं, और लोग समय काल और परिस्थिति के हिसाब से बातें करते हैं, और लोग अपने तरीके की विचार बनाते हैं कि पूर्व जन्म के आपके कर्म है इसलिए ऐसा हुआ, या इससे कुछ और बड़ा होना था इसलिए हुआ। अलग अलग तरीके से चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मैम एप्रोप्रिएट आंसर किसी के पास नहीं होता है। और वो इस तरीके की बातें भी मजाक मजाक में बोल देते हैं, या इस तरीके से बोलते हैं कि वो बातें दिल में चुप के रह जाती हैं, और मैम कभी निकल ही नहीं पाती हैं। अगस्त के महीने में जेएनयू की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में 2 बार एंट्रेंस हुआ हो। तो अगस्त के महीने में उस साल दोबारा से जेएनयू का एंट्रेंस हुआ। मैम उसी साल पैटर्न चेंज हुआ था, तो मैंने दोबारा फॉर्म फिल किया। और मैंने मैम 3 महीने मैं जानता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, कितनी मेहनत की। मैंने सिर्फ मैम खाना खाया है, सोया हूँ और किताब पढ़ी है। 3 काम किए मैंने, और चौथा काम नहीं किया। मैंने दिसंबर के महीने में एंट्रेंस का एग्जाम दिया, जनवरी में रिजल्ट आया, और रशियन लैंग्वेज में जेएनयू में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम मैम मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, और मैं इतना खुश था कि बस अब तो मुझे रास्ता मिल गया है, सफर तो मैं बना ही लूंगा। 2018 में मैं जेएनयू आया। जेएनयू में मैं रशियन लैंग्वेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। अब मैम मेरे लिए उस टाइम पर पहले तो इतने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके आना, और फिर हिंदी में ठीक से नहीं बोल बोल पा रहा था उस समय, इंग्लिश भी मेरी इतनी ठीक नहीं थी, और फिर एक न्यू लैंग्वेज को सीखना, एक फॉरेन लैंग्वेज जिस पर मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। मैंने शुरू से अपने आप को संभाला, और मन में बस एक ही उद्देश्य बनाया कि नहीं, मुझे करना है और मुझे ही करना है। मेरे सामने इतने चैलेंजेस आए हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे चैलेंजेस किसी और के सामने भी आए, या फिर ऐसे चैलेंजेस दोबारा से मेरे जिंदगी में आए। तो मैं मुझे पूरा फोकस रशियन लैंग्वेज पे करना था। मैंने 2018 से रशियन लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया। फर्स्ट सेमेस्टर ज़्यादा हार्ड नहीं था, उसमें सिर्फ हमको वोकैब सिखाए जाते हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सिखाए जाते हैं लैंग्वेजेस के। देन 2019 में मैंने जेएनयू की लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट किया। जेएनयू की लाइब्रेरी में आप आइएगा तो आप देखिएगा कि इतनी सुंदर बनी है,
बहुत खूबसूरत है। और आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी, चाहे सीढ़ियों पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हों, या फिर हॉल में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हों, या लाइब्रेरी के बाहर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हों, बच्चे जहां देखेंगे आप वहां कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं। मैं उस समय मैम यूपीएससी के बारे में नहीं पता था, मेरे कुछ सीनियर्स भी मुझे वहां मिले, वो लोग भी तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि रशियन लैंग्वेज में पॉलिटी का क्या काम है। तो मैंने उनसे पूछा, बात किया, उन्होंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यूपीएससी होता है, लोग आईएएस बनते हैं। आईएएस एक ऐसी पोस्ट है जहां पर जाके आप सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरों के भी प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक जिम्मेदारी मिलती है कि आप अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने जिले के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट जगा, मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा रास्ता है और यही एक रास्ते को चुनना है, इसी पे जाना है। उस समय विकास देवी कीर्ति सर के जो वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पर, रील्स उनका देखना, उनके कोट्स ने काफी मेरे लिए एनर्जी का काम किया है। उनके छोटे छोटे कोट्स हैं, एक उनका कोट्स काफी फेमस है, मैं मिला था तो मैंने सर को बताया भी था। उन्होंने बोला हुआ है कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये लाइन मैं मेरे अंदर बैठी हुई है। मुझे पता है कि ठीक है, अगर मैं गलतियां भी करूंगा तो उससे सीखूंगा, और मैं गलतियों के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को मैंने जेएनयू की लाइब्रेरी से शुरू किया। मेरा मैम बेसिक्स कुछ तैयार नहीं था, क्योंकि 12th में मैं ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड से फेल हो चुका था, तो मुझे शुरू से शुरू करना था। फिर मैंने एक सीनियर है उनसे गाइडेंस लिया कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उन्होंने मुझे बताया कि सूरज, आपको एनसीईआरटी से शुरू करना है। आप एक आप एक वो पेड़ हैं जिसको कई सारे कीटों ने काट के रखा हुआ है, खोखले हो गए हो। अब आपको पहले जड़ें मजबूत करनी है, और जड़ें हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एनसीईआरटी ही है। मैंने 2 बार एनसीईआरटी को पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में उस समय हमारे कैंपस में फी आई का प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हुआ, तो एक न्यू व्यू मिला। मेरे सामने कभी प्रोटेस्ट हुआ नहीं था, मैं कभी जानता ही नहीं था कि प्रोटेस्ट क्या होता है, तो मैंने Right. पहली बार देखा। मैं स्टूडेंट से मिला, उनसे जाना, और जब मेरे उस टाइम पे इंटरव्यूज हुए, तब मैंने जाना कि हाँ, मेरी क्या वैल्यू है, मेरे क्या राइट्स हैं। एक्चुअली में मैं जो सिविल सर्वेंट बनने जा रहा हूँ, जो पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहा हूँ, तो एक जब विद्यार्थी मेरे पास अपनी समस्याएं लेके आएगा, उसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, वो सारी चीजें मैंने मैम प्रोटेस्ट के टाइम पे सीखी अपने कैंपस से। देन उसके बाद में पेंडेमिक आया। पेंडेमिक के टाइम में सिचुएशंस ऐसी आ गई थी कि पूरा हॉस्टल वैकेट हो गया था, और कोई रहना ही नहीं चाह रहा था। मैंने घर पे फोन किया तो पापा बोले कि अब जिंदा ही नहीं रहोगे तो फायदा क्या है पढ़ाई करने का, घर पे ही आ जाओ, सब लोग साथ रहेंगे, जो भी सिचुएशन रहेगी सब साथ में रहेंगे। मुझे भी लगा कि ठीक है, वापस आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी करने का कोई समय नहीं होता है, तो तैयारी तो अभी नहीं शुरू होगी, 6 महीने बाद शुरू होगी। सॉरी। देन मैं घर पे गया, और घर पे मैं 7 महीने रहा हूँ। इन 7 महीनों में मैंने सिर्फ अपने घर को नहीं देखा, मैंने पूरे देश की कंडीशन उसी सोशल मीडिया पे देखी है, उसी फोन पर देखी है जिस पर दुनिया ने देखी है। जी जी। मैंने अपने मैंने अपने घर पे देखा, मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, जो लोगों के कपड़े फट जाते हैं उनको सिलते हैं, साड़ी पर फॉल लगाते हैं, है ना, जो लेडीज कपड़े होते हैं उनका जो हमारे काम होता है। अब मैम लॉकडाउन के टाइम पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास कपड़े सिलवाने कौन आएगा? लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, अपना घर मकान कौन बनवाएगा? मैंने मैम वो फेज देखा, तो वो सारी चीजें मैंने सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन को सिर्फ किताबों में नहीं देखा है, मैंने उसको जिया है, मैंने उसको महसूस किया है। मुझे पता है कि लोगों लोगों के पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोविड के टाइम में इतना माइग्रेशन हुआ, लोग लाखों किलोमीटर तक चले ट्रेन पर। एक न्यूज मैंने देखा कि कुछ मजदूर जा रहे थे और अंधेरे में ट्रेन आई, और वो बेचारे नहीं रहे वहां पर, सिर्फ रोटियां रह गई थी। उस टाइम पर काफी चला भी था, आप लोगों ने भी उस न्यूज को शायद फॉलो किया होगा। इन सारी चीजों ने मैम मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मेरे अंदर एक आग ऐसी पैदा की कि अगर मैं बैचलर्स के बाद में, अगर मेरा जॉब नहीं लगता है, मास्टर्स होने के बाद में भी मैं क्लियर नहीं है ना कि एक जॉब लग ही जाएगा, लेकिन एक यूपीएससी एक ऐसा था कि हाँ, ये क्लियर होने के बाद में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉब्लम्स तो अभी मुझे सॉल्व करनी ही है। देन मैंने घर से वापस आके अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दिए रशियन लैंग्वेज के, और इसी के साथ साथ मैंने जो रेफरेंस बुक पढ़ना होता है वो घर पे लेके गया था, वहां भी रेफरेंस बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, और कैंपस आके भी
पढ़े उस समय मैम सेकंड वेव आ गया था ओमिक्रॉन का, जैसा कि आपने भी उसमें काफी प्रिपरेशन किया बताया। ओमिक्रॉन में भी मैम हॉस्टल में बहुत थोड़े ही बच्चे थे, उनमें से मैं भी एक था। उस टाइम पे मुझे कोविड भी हो गया था, तो काफी लोग बच्चे बोले थे कि नहीं कोविड हो गया, हम कोविड पेशेंट को नहीं रहने देंगे, लेकिन फिर मेरे प्रोफेसर्स ने काफी सपोर्ट किया, बच्चों को समझाया। और यहाँ पर मैं अपने ही इसी इसी रूम में मैं रहा और मैंने उस टाइम का फायदा उठाया। मैं बोला कि बीमारी है वो अलग की चीज है, ठीक है एक बीमारी होगी, मैं बोल ही तो नहीं पा रहा हूँ, टेस्ट ही तो नहीं आ रहा, बाकी मेरी किताबें तो मुझे सिखाई रही है। उस टाइम पे मैंने पूरा प्रिपरेशन किया और 2021 में मैंने अपना पहला प्री दिया। मैंने एग्जाम हॉल सेंटर में घुसा, बैठा, पेपर सामने आया, मैंने पेपर खोला, पहले सवाल 2-3 देखे, मुझे लगा कि नहीं होगा, इस बार का तो नहीं हो रहा है। फिर मैंने इजिली मन को शांत किया, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, सीसेट का पेपर दिया। रूम पे आके चेक किया तो जीएस तो मेरा हो रहा था, लेकिन जो सीसेट था उसमें पासिंग मार्क्स जो चाहिए होते 33%, वो नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं इस बार नहीं होगा, अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन मैंने मैम जो जीएस का पेपर दिया और सीसेट का पेपर दिया, मैंने उसको बैठ के पूरा एनालाइज किया कि मैं कहाँ पर वीक हूँ और किस एरिया पर मुझे ज्यादा फोकस करना। अभी मेरे पास 1 साल का टाइम और भी है। मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया कि इकोनॉमी के मेरे कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कौन कौन से क्लियर करने हैं, इकोलॉजी में मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मेरा तैयार है। मैंने पूरा स्ट्रेटजी बनाकर सारे रेफरेंस बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने द हिंदू 2021 से पहला प्री देने के बाद से तो कंटिन्यूअसली ही फॉलो किया, उससे पहले भी लगा था लेकिन पूरा नहीं पढ़ता था, लेकिन प्री का एग्जाम देने के बाद में मैंने पूरा द हिंदू पढ़ना शुरू किया, रेफरेंस बुक पढ़े, ऑनलाइन वीडियोस देखे यूट्यूब पर, जिसमें विकास देवी कीर्ति सर का मैंने काफी कंटेंट फॉलो किया है, और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मैंने नोट्स फॉलो किए। जो भी कंटेंट मैम मुझे फ्री में अवेलेबल रहा यूट्यूब पर, चाहे वो टेलीग्राम पर रहा हो या किसी भी सोशल मीडिया पर मिला, मैंने वही रिसोर्सेज को यूज किया और मैंने अपनी प्रिपरेशन करते हुए 5 जून को अपना सेकंड प्री का एग्जाम दिया। और मैं उस टाइम तक मैं इतना प्रिपेयर नहीं था, मुझे लगा कि इस बार भी हो सकता है कि नहीं हो। फिर मैं 5 जून को एग्जाम दे के आया, मैंने आके रूम पे पूरा मिलाया, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर शीट आ जाती है, तो उसमें था प्री में मेरे जो जीएस पेपर में मैम मेरे 12 नंबर ज्यादा हो रहे थे, जो मेरी कट ऑफ थी, और सी सेट में 4 नंबर ज्यादा हो रहे थे। तो मैंने बोला कि अब तो बस हो गया, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था। 22 जून को जब रिजल्ट आया तब मुझे लगा कि अब तो मुझे मेंस के लिए पढ़ना है। और मैम उस टाइम पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है और उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था सोशियोलॉजी के बारे में, क्योंकि मैम मैं इतना तैयार नहीं था। मैं सिर्फ प्री की ही प्रिपरेशन में लगा हुआ था, प्री इस बार निकालना है हर हालत में और पढ़ना है हर। जी 22 जून को रिजल्ट जस्ट अभी जहन में आ रही है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो सूरज ने लेकिन हार नहीं मानी। बहुत चैलेंजेस आए, ऐसे चैलेंजेस आए जो कि हम एक्चुअली, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो हम क्या मैं उससे उबर भी पाती, नहीं उबर पाती। तो ये जो एक जर्नी है, दिस रियली नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, और ये आगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन सूरज। अब हम आते हैं वर्षा से बात करेंगे। वर्षा कुमारी, ऑल इंडिया रैंक 353। शी इज फ्रॉम, हर होम स्टेट इज बिहार। एंड वर्षा ने भी अपनी लाइफ में काफी कुछ प्रोफेशनल पहले कोर्स किया, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करी और काफी चैलेंजिंग रही वर्षा की जर्नी। तो वर्षा आप बताएं, व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई कहाँ से करी और सिविल सर्विसेज में आने का आपके मन में कैसे सवाल आया, कब आया? जी। Good afternoon, everyone, and thank you, ma'am, for giving me this platform. And congratulations to Suraj and Deepika for their recent achievements. Thank you so much. To you too. Thank you. So, I am Varsha. I had the privilege of securing rank 353 in the Civil Services Examination 2022. I come from the city of steel, that is Bokaro in Jharkhand.
I have done my primary schooling from there. And after that, I have done my bachelor's in commerce from the Sri Ram College of Commerce in Delhi University. And alongside with my academic pursuits, I have also pursued a professional qualification, that is the Cost and Management Accountancy course. And after that, due to my true passion for public services, I decided to pursue the UPSC Civil Services examination. And this is my third attempt. In my first attempt, I could not clear the prelims examination. And in the second attempt, I went till the interview stage. And like Deepika has said, I also missed the final list by 7 marks. And then this is my third attempt. Okay. So if I trace back my journey, I would say that my initial brush with civil services happened because of my grandfather. He had some friends in the civil services, and through their stories and their personality, I was initially very interested in it, but I would say that it was a superficial interest. But then, as my education progressed and I entered college, I had the opportunity of exploring different paths and options. I also undertook an internship, and I had engaging conversations with my seniors and my friends who had already cleared the examination. And I tried to delve deeper into understanding my own passion and interests. And that is when I realized that a career in the civil services was something that resonated with the core of my being. So that is, I'm very grateful for the guidance and the experience that I have had throughout these years. And I have devoted myself completely towards the preparation since 2020. And I'm thankful that I'm here today. Right, very inspiring, Varsha. And as you mentioned, one very important aspect in your conversation, that your inner conscious made you realize and maybe judge that what is the path that you want to adopt. And it was your inner calling जिसने हेल्प करा डिसाइड करने के लिए कि आपको वो प्रोफेशनल कोर्स, चाहे आपने चार्ट आईसी चार्ट कॉस्ट एंड अकाउंटेंसी वाला जो कोर्स किया, एंड देन यू वर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो उसको प्रोफेशन को छोड़ के आपने इसमें शिफ्ट किया. So that was basically due to your inner instinct, and then of course you got the guidance from your seniors and the friends, आपके ग्रैंडफादर के जो फ्रेंड्स थे. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सभी एस्पिरेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना है. सिविल सर्विसेज, व्हाई सिविल सर्विसेज? दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है. फ्रेंड्स, अगर आप उसको देखते हैं कि आपको एक पावर मिलेगी, प्रेस्टीज मिलेगी, एक स्टेटस सिंबल मिलेगा, तो प्लीज इसके लिए नहीं आइए. आपको देश के लिए, सोसाइटी के लिए जो सिविल सर्विसेज में रह के जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अनपैरेलल है. द डाइवर्सिटी ऑफ दिस करियर, कि आप रूरल एरिया में भी काम करते हो, रिमोटेस्ट पार्ट में भी काम करते हो, और बाद में आप शहरों में भी काम करते हो. फिर आपका जैसे करियर प्रोग्रेस करेगा, आप सेक्रेटेरिएट्स में काम करोगे, आप डिपार्टमेंट्स को हेड करोगे. So the diverse opportunities which this service gives to all of us is actually unparalleled, and that should be your guiding aim and your motivation whenever we are trying to even think of कि हमें सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है. तो सभी जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां मैं यहाँ डेडिकेट करना चाहूंगी. रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सुंदर एक कविता है, उसमें से कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ पे उठाई हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है. सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है. शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते. शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते. विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं. विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं. तो हमारे जितने भी आज ऑफिसर्स, तीनों ऑफिसर्स की जो जर्नी है, उन्होंने यही प्रूफ किया कि उनकी लाइफ में भी कई विघ्नें आई, कई स्ट्रगल्स आई,
लेकिन उसमें से उन्होंने कैसे राह बनाई और उस राह को बनाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और अब एक्चुअली अब शुरुआत होगी, वो जो करना चाहते हैं, अब जब ये ऑफिसर ट्रेनीज बन के अकेडमी में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में जब इनकी फील्ड पोस्टिंग्स होगी, तो जो ये जज्बा है, जिस जुनून से इन्होंने ये एग्जाम की तैयारी करी और क्वालिफाई किया, उसको इम्प्लीमेंट करने का इनको मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ब्रीफली हमें थोड़ा थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं कि आपने कैसे पढ़ाई करी, कहाँ रह के पढ़ाई करी, कितने घंटे, एस्पिरेंट्स का ये भी सवाल होता है कि कितने घंटे पढ़े, किस तरीके से, कोई उनकी तरफ से कोई टिप्स है तो वो भी अगर आप शेयर करना चाहें प्रिपरेशन के लिए, और कोई चैलेंजेस आपने फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किया। तो बेसिकली आपकी स्टडी प्रिपरेशन कैसी थी, उसमें कोई टिप्स आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, कोई मेजर मोटिवेटिंग कोई फैक्टर रहा, ये सब के बारे में आप शेयर करें। तो दीपिका, आपसे पूछते हैं, हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, हाउ मेनी आवर्स यू डिवोटेड, व्हाट वाज योर वे ऑफ प्रिपरेशन? यस मैम। मैम, इन टर्म्स ऑफ आवर्स वो थोड़ा वेरी करता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपका प्रीलिम्स से पहले या फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाला समय होता है, उसमें तो आप 15-16 घंटे, उसमें तो बस वही होता है, उठ रहे हो, खा रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, उसमें तो और कुछ का समय नहीं होता। बट ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग जर्नी है, बट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो एग्जाम का टाइम नहीं भी होता था, तभी भी जो भी आपके 8-9 घंटे है, कुछ कोई लोग 10 घंटे भी, बट आई थिंक घंटों से ज्यादा मेरा वो रहता था कि मुझे सिलेबस कितना कंप्लीट करना है। तो मैंने अगर प्लान कर लिया कि आपका अगर 6 महीने हैं आपके एग्जाम आने में, तो हर महीने आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से मंथली को फिर मैं वीकली डिवाइड कर लेती थी कि हर वीक मुझे कितना कंप्लीट करना होगा, देन फ्रॉम वीकली टू डेली टारगेट्स। और मेरे को बहुत वो था कि मुझे ये डेली टारगेट्स पे स्टिक करना है। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी घंटे, एक घंटा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बीच बीच में थोड़ा अपने आप को ब्रेक देना भी जरूरी है। तो संडे को मैं कोशिश करती थी कि आधा दिन या कुछ अच्छी पढ़ाई कर ली है तो थोड़ा अपने आप को वो ट्रीट देना या ब्रेक देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक आपको इस जर्नी में सस्टेन करना है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, अगर मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 चीजें बताऊं हर स्टेज में जिसने मुझे हेल्प करी, तो एक प्रीलिम्स वाले स्टेज में सबसे पहली बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि एग्जामिनर आपको कैसे, क्योंकि जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था और सेकंड अटेम्प्ट में जो फर्क था वो यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया कि रिविजन करते रहो, रिविजन करते रहो, लेकिन हम टेस्ट देने में थोड़ा हम भूल कर देते हैं कि ठीक है हो जाएगा टेस्ट तो, या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। तो सेकंड ईयर जब, जैसे सूरज ने बताया कि उन्होंने वो कोविड वाले टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई करी, तो वैसे ही मैंने भी वो कोविड वाले टाइम पे, मुझे याद है लोग ग्रोसरी लेने जाते थे, मैं सिर्फ टेस्ट पेपर खरीदने जाती थी प्रीलिम्स के। तो मैं बहुत डेली मॉक्स लगाती थी। उस टाइम मैंने 40-50 मॉक्स दिए, तो उसने मुझे इतना कंफर्ट दे दिया कि जब मैं एक्चुअली प्रीलिम्स लिखने गई तब आपका अंदर का डर थोड़ा कम हो जाता है। सो आई थिंक प्रीलिम्स में वो मॉक्स एंड पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में ऑफ कोर्स आपका आंसर राइटिंग है, उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करना है, जो आपको एग्जामिनर पूछ रहा है उसका जवाब देना। आई थिंक काफी बार ये मिस्टेक होती है कि हम पूछ कुछ और है और हम जवाब कुछ और लिख देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन को समझना प्रीवियस ईयर से कि एग्जामिनर किस हिसाब से, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, थोड़े इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आपका सिलेबस का हर पार्ट और नोट स्पीकिंग। आई थिंक मैं हर स्टेज में अपने नोट्स को छोटा करती रहती थी और संक्षिप्त बनाती रहती थी कि ताकि लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो। तो मैं जब फर्स्ट राउंड ऑफ नोट्स बनाया तो एक्सटेंसिव था, सेकंड राउंड में वो थोड़ा और छोटा हो गया, फाइनली वो सिर्फ एक 5-7 पेजेस का हर GS 1, 2, 3 का नोट्स थे, जो मैं एग्जाम से पहले बार बार रिवाइज करके जाती थी। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड देन ऑफ कोर्स आपका जो इंटरव्यू है उसमें तो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आई थिंक मेनली ये कुछ टिप्स है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। राइट, वेरी वेल पॉइंटेड आउट दीपिका, कि एक तो प्रीलिम्स में हमारा मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और स्पेशली अगर मैं अपने टाइम से इसको कंपेयर करूँ तो हमारे टाइम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और हमारे टाइम में CSAT भी नहीं था। तो मेरे टाइम में एक GS का सब्जेक्ट होता था और एक ऑप्शनल होता था। तो मेरा ऑप्शनल प्रीलिम्स में मैंने कॉमर्स लिया हुआ था, और मेंस में मेरे 2 ऑप्शनल थे, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो चेंज आया है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है सभी एस्पिरेंट्स के लिए इस बात को समझना कि मॉक टेस्ट, हमारी खुद की प्रैक्टिस, ये बहुत डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी देखा कई एस्पिरेंट्स को कि वो ये सोचते हैं कि हम प्रीलिम्स वैसे देख देख दे देते हैं जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस,
तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, आप वैसे ही मॉक टेस्ट दे दो। आप घर पे नहीं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके एक पेपर दे के आओ। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट योर अटेम्प्ट? माय सिंसियर एडवाइस इज कि हमें कभी भी अपने अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर अटेम्प्ट में अपना बेस्ट एफर्ट देना है। अब वो सिलेक्शन होता है नहीं होता वो एक अलग बात है। अपना ऐसे नहीं कि फ्री है अटेम्प्ट्स की, सपोज हमारे पास 5 अटेम्प्ट है 7 अटेम्प्ट है तो देते रहेंगे, ऐसा नहीं आना चाहिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात दीपिका ने मेंस के लिए बोली कि आपकी खुद के नोट्स, क्योंकि पूछा जाता है कुछ और उसमें कुछ अगर आप कुछ और लिख के आएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली वट एवर हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन and then you should be able to reproduce what you know. That is very important, and then definitely comes with practice, that definitely comes with your own notes making और खुद की आंसर राइटिंग। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आई थिंक मेंस प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं वर्षा से। वर्षा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? कितने घंटे पढ़ाई करी? किस तरीके से आपने क्या क्या फोकस किया? क्या आपको लगता है एस्पिरेंट्स को क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? Ma'am, I did not keep a track of the hours that I was studying, but I tried to maximize the hours that I was studying. So Right. apart from the daily chores, almost all the time went towards studying. But I made it a point that I also had a balance with other parts of my life. So I also watched movies and explored areas that were beyond the scope of the examination to help myself relax and rejuvenate. Now coming to the preparation strategy. So I took commerce and accountancy as my optional subject. Because of my background in the area. Yes. I think it is very important that we consider our background and our comfort level in the area. वो ऐसा ईगो में ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं यही लूंगी। हो सकता है कि आप किसी और सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म कर सके, तो ये इसको एक ध्यान में रख के चूज करना चाहिए अपना ऑप्शनल। सो मेरे लिए वो कॉमर्स था, तो फिर आई टुक कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एज माई ऑप्शनल. I also joined a coaching for my optional to streamline my preparation. And for the general studies paper, I primarily relied on self-study, and I made it a point to make as much notes as possible. जितने भी subjects थे सबको note standard books को cover करके notes में convert कर लिया मैंने दूसरी reading में ही। पहली बार मैंने समझा, दूसरी बार उसके notes बनाए, and I think that helped me a lot in the later stages of the examination, because I was able to revise everything in a very short span of time, and it also gave me a feeling of completeness. In my first attempt, I could not clear the prelims, and I think it was majorly because, like Deepika said, I had also not emphasized the mock tests enough, और मैंने PYQs भी नहीं किए थे। तो सेकेंड अटेम्प्ट में आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट इन द सिमुलेटेड एग्जाम एनवायरनमेंट। जो एक्चुअल स्ट्रेस आपको एग्जाम में होता है उसको पहले से ही आप अगर झेल के जाएंगे तो उस समय आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सो आई मेड इट अ पॉइंट टू also analyze the previous year questions, because it helps to understand the mentality of the examiner. In the recent years, people say that the prelims has been very unpredictable, and I think if you analyze the PYQs enough, you are able to devise a strategy for your own and identify your own style. So Right. that is very important. And in the mains, in my second attempt, I think I could have performed better in the mains. And so in my third attempt, what I did was that I went through a lot of topper copies and जो institutes upload करती हैं, Okay. and I tried to find the differences between my answers and their answers. And then I decided, and I implemented this in my third attempt, and I scored fairly well in the mains examination. So what I did was that I made my answers more specific. I used to substantiate all the points with an example, real life examples that I collected throughout the year using the newspaper or any recent publication. So I used to add those to my points. And second thing that I worked on was that I improved the presentation of my mains answers. So even though it might sound very छोटी चीज लगेगी, लेकिन अगर आप if you write it in box format or make the presentation more engaging, I think it helps you get better marks. Right. So
वर्षा वेरी वेल सेड द इनिशियल रिमार्क विच यू मेड कि खुद को काम रखना, कंपोज रखना, सो इन्वेस्टिंग सम टाइम इन थिंग्स विच यू लाइक। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी हॉबीज, आपके जो इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, 2 साल तो कम से कम लगते हैं। सो बेसिकली जिस साल आपको प्रीलिम्स देना है, अगर नेक्स्ट ईयर आपको 2024 में प्रीलिम्स देना है, तो अब से आप तैयारी शुरू कर दोगे। और जो पूरा साइकिल है प्री से लेके इंटरव्यू तक, वो भी पूरा साइकिल 1 साल ले लेता है। सो इट इज मिनिमम 2 years ऑफ स्टडी। और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में अगर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट देते हैं तो देन डेफिनेटली वो टाइम ऐड ऑन होता जाता है। और खुद को मोटिवेटेड रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि वर्षा ने भी बताया कि वॉचिंग मूवीज या जिस चीज से भी खुशी मिले, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जो वर्षा ने बोला, कि आपकी प्रेजेंटेशन इन दी पेपर। बेसिकली फ्रेंड्स, जो हमारा यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग, बट हमारे जो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। एंड इफ वी से द कंपोजिशन ऑफ मार्क्स, तो वो मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यू में अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे मार्क्स भी आते हैं, लेकिन अगर मेंस में अगर मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। एंड इंटरव्यू इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, आपको कौन सा बोर्ड मिलेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और किस तरीके की इवैल्यूएशन होगी, उसमें मुझे लगता है कि आपका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मेंस जो है उसकी तैयारी आप अच्छे से करें, ये आपके पास इसका मैकेनिज्म अवेलेबल है। योर नोट्स, योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना और एग्जामिनेशन स्टिमुलेटेड कंडीशंस में अपीयर होना। इसके लिए फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसी कोचिंग में ही जाएं। मैंने भी खुद कुछ कोचिंग ली, लेकिन काफी ज्यादा कोचिंग नहीं ली। हमारे टाइम में एक्चुअली उतना ट्रेंड भी नहीं था। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आप जहाँ तैयारी कर रहे हो तो वहाँ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ना हो। और ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको कोचिंग में जाना है तो आप कोचिंग में जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर अल्टीमेटली नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। तो आप चाहे खुद ही पढ़ो, सेल्फ स्टडी ही करो, लेकिन उसमें आपके जो नोट्स हैं, आपका खुद का जो असेसमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से आंसर्स लिख पाओगे मेंस के लिए। थैंक यू वर्षा फॉर दिस रिस्पॉन्स, वेरी एल्यूसिडेटेड रिस्पॉन्स। सूरज, आपसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में सुनते हैं। आपने थोड़ा तो हमें बताया अपने इंट्रोडक्शन में, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए? जी मैम, मैंने जब अपना पहला प्री दिया, तो पहला प्री देने के बाद में जब मैंने उसको एनालाइज किया कि मेरे कौन कौन से एरियाज वीक हैं, तो मैंने पाया कि मेरा इकोलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये 3 मेजर एरिया हैं जो कि इन पर मुझे काम करना है। और मैं पर्सन में डिसेबिलिटी क्राइटेरिया से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे पता है कि मुझे 100 मार्क्स नहीं चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए, ओनली आई नीड 100 आउट ऑफ 45 मार्क्स। तो मैंने सिर्फ 45 मार्क्स की ही स्ट्रेटजी बनाई। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को सिर्फ ये अपना एग्जांपल देके बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया। और आपको मुझे नहीं फॉलो करना है, आपको खुद को ही फॉलो करना है। आप बस एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि हाँ, किस तरीके से मैं भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। मैंने जब देखा कि मेरे कुछ सेक्टर्स वीक है, मैंने रेफरेंस बुक लिए और उनको मैं धीमे धीमे पढ़ना स्टार्ट किया। मेरी आदत है कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ, जैसा कि लोग बोलते हैं कि 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, है ना, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा है। मैं कैंपस में भी रहता हूँ, तो 3 टाइम फ्रेम में मेरा स्ट्रक्चर सेट किया हुआ था। 9 to 1 जो कि मेरे सेंटर का टाइम रहता है, क्योंकि मुझे अपना एमए भी कंटिन्यू करना है। फिर 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक का 4 घंटे का टाइम। फिर 8 से 9, 9 से 10 दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, और 10 बजे से फिर बैठना है। फिर 2 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक मन करे जब तक पढ़ना। तो मैंने 3 फ्रेम में मैम अपना पूरा प्रिपरेशन कंटिन्यू किया है 2 साल का। और जब मैंने अपने रेफरेंस बुक कंप्लीट किए, रेफरेंस बुक मेरे सारे जनवरी में कंप्लीट हो गए थे। जून में मुझे अपना प्री का एग्जाम देना था। इन 4 महीनों के बीच में मैंने 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किए, उनको सारे क्वेश्चंस को मैंने लगाया। और इस तरीके से नहीं लगाया कि मुझे ऑप्शंस मैंने याद कर लिए कि किसका क्या ऑप्शन है। मैंने चीजों को समझने की कोशिश की कि अगर उन्होंने ये सवाल पूछा है तो उसके रीजंस क्या क्या हैं। और जब मैंने रीजंस फाइंड आउट किए, तो मुझे पता लगा कि जो सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं, हम देखते हैं कि वो सवाल हमको किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में कॉपी मिल जाता है,
या फिर किसी ना किसी जब आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें हमको सेम क्वेश्चन ही कॉपी मिल जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाता है, कभी कभी तो सेम क्वेश्चन ही कॉपी मिल जाते हैं। और उसके बाद में मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किए। मॉक का मैम एक स्ट्रेटजी था, मेरे एक सीनियर है, सर है, उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरीके से मॉक लगाया जाता है। मेरे सर है, उनकी सिस्टर जो है वो भी शायद IFS में पोस्टेड है, काफी पहले उनका ज्वाइनिंग हुआ है, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे पूरा स्ट्रेटजी बताया कि किस तरीके से आपको प्री की तैयारी करनी है। उन्होंने बोला कि आपको 4 सेक्शन बनाने हैं। पहले आप लिखिए 100%, 50%, 25% एंड 0%। मुझे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा मुझे लगेगा कि हाँ 100% मेरा एक्यूरेसी है, तो मैं उसको 100% में टिक करूंगा। और अगर मेरा 0 है तो 0 में करूंगा, 50 रहेगा 50-50 तो उसमें करूंगा। मैंने इस तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाकर अपना एक्यूरेसी फाइंड आउट किया। स्टार्टिंग में मेरा एक्यूरेसी 12 और 15 था, लेकिन प्री से पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले तक मेरा एक्यूरेसी जो था 30-32 तक आने लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, नाउ आई एम रेडी टू गिव माई एग्जाम। मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद में 22 जून को रिजल्ट आया। अब इस 22 जून में मैंने अपना सोशियोलॉजी को भी कवर किया, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है मैम। तो मुझे उन्हीं 2.5 महीने में 75 डेज में मैंने सोशियोलॉजी को पढ़ा है। और उन्हीं 75 डेज में मैंने न्यूज़पेपर द हिंदू को कंटिन्यूअसली फॉलो किया है, और रेफरेंस बुक जो है उनके पॉइंट्स बनाए हैं। और इसी के साथ साथ मेरी मैम एक और स्ट्रेटजी है, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, काफी न्यूज वालों ने भी इसको देखा है। मेरी आदत है, जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ या कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ा, कितना भी बड़ा उस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता 2 घंटे में वो फिनिश हो रहा है, 2.5 घंटे में हो रहा है। मैं चैप्टर पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद में किताब को बंद करता हूँ, जाता हूँ, घूम के आता हूँ, चाय पीता हूँ, दोस्तों से बातें करता हूँ, आधा 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ। फिर आने के बाद में बैठता हूँ कि मैंने जो 1 घंटे पहले पढ़ा उसका मुझे क्या क्या मेन पॉइंट्स पता है। और वो पॉइंट्स चाहे मैं दीवार पे लिख दूं या किसी चिट पे लिख दूं या फोन में लिख लूं या कॉपी पे लिख लूं, लेकिन मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि जब मैं 4 पॉइंट्स को उनको देखूं तो मुझे दोबारा से वो 3 घंटे का चैप्टर दोबारा ना पढ़ना पड़े। जी जी जी। ये मेरी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया है। और आप बिल्कुल। देख सकते हैं कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, या न्यूज को मैं पढ़ रहा हूँ या किसी का ऑनलाइन वीडियो सुन रहा हूँ, तो जो भी मुझे लगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो मेरी लिखने की आदत है। आप लोगों को कभी मौका लगेगा तो आप कैंपस आइएगा, मैं अपना आपको रूम जी दिखाऊंगा। मेरे जी हर दिमाग में कुछ ना कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मैं जी अभी आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ और मुझे लगेगा कि हाँ, मैम ने कुछ पॉइंट ऐसा बोला कि जो मेरे आगे काम आ सकता है, तो मैं उसको लूंगा, कहीं ना कहीं नोट कर लूंगा, और जी उसको देख के मुझे याद आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपना MA के साथ साथ अपने इसी स्ट्रेटजी के साथ में अपना प्रिपरेशन किया। और मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, क्योंकि मुझे मैम अपना B प्लान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर अपना A प्लान को सक्सेसफुल करना है तो हमको अपना पहले B प्लान को सक्सेसफुल करना ही होगा। मेरे लिए JNU छोड़ने का मतलब है कि सब कुछ छूट जाना। तो इसलिए फिर मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप का रशियन लैंग्वेज से उसका भी प्रिपरेशन साथ साथ में स्टार्ट किया। उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड करे, वो भी लगाए। और फरवरी में मैंने अपना जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम दिया। इसी के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज भी मैंने दिए। मैंने JRF का एग्जाम दिया। 1 महीने से पहले JRF का जब रिजल्ट आया ना मैम, तो मुझे मजबूती मिली, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे इंटरव्यू से 1 महीने पहले मेरे हाथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं एलिजिबल हो चुका था। मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट था, तो मुझे मजबूती मिली। फिर मैंने 24 अप्रैल को अपना इंटरव्यू दिया। मैम इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। पैनलिस्ट मेंबर इतने अच्छे से उन्होंने मुझे बात किया, इतने आसान से सवाल पूछे। सवाल सवाल तो मैम हमेशा आसान ही होते हैं, लेकिन जवाब एक एस्पिरेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से देखता है। बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा कि इंटरव्यू में क्या होता है, तो हम लोग ये सोच लेते कि UPSC एक रॉकेट साइंस है, एक स्पेशलाइजेशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक UPSC एक जनरलाइज जॉब है, जिसमें कि हमको सारी जनरल चीजें आनी चाहिए। एक एस्पिरेंट को सभी कुछ पता होना चाहिए। मैं मैम पहले नहीं सोच पाता था, इंटरव्यू तक मैंने नहीं इस बात को सोच पाया, लेकिन जब से रिजल्ट आया है और जब हर एक मीडिया पर्सन आता है और माइक मेरे सामने लगाकर मुझसे सवाल पूछता है, तब मुझे इस चीज का एहसास होता है कि नहीं, कोई भी मुझसे आके कोई भी सवाल पूछ सकता है, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनके सवालों का जवाब दूं। चाहे वो बच्चा हो सकता है या फिर कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इतना क्यों पढ़ना पड़ता है, इतना वास्ट सिलेबस क्यों है। वो सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको हर व्यक्ति के सवालों के जवाब पता हो। और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि हम हर किसी के सवालों का जवाब दें और ऐसे सवालों का जवाब दें जिससे कि सुनने वाला सिर्फ सवालों से संतुष्ट ही ना हो, बल्कि उनसे एक अच्छी सीख ले और उसे अपने जीवन में उतार कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इसी के साथ मैंने इसी जी के साथ मैंने मैम अपना प्रिपरेशन किया है इसी स्ट्रेटजी के साथ में। जी मेरा जी रिजल्ट आया और 917 मेरा रैंक आया, सब कैटेगरी में मेरा सेकंड रैंक है और मेरा प्रॉपर आईएएस हो रहा है। और रिजल्ट आने के टाइम पे तो मैम तो मेरी लाइफ का बहुत खूबसूरत मोमेंट है मैम। जी जी, मैंने तो महसूस की आपकी खुशी जब मैं आपसे रिजल्ट के नेक्स्ट डे मिली। तो सूरज ने जो बताया, तो जो सूरज आपने बताया, इनफैक्ट मेरा भी थोड़ा सा ऐसे ही रहता था कि मैं अब मेरा जो रूम था, स्टडी रूम था, उसमें भी पूरे आसपास में मेरे नोट्स की चिट्स वगैरह मैं रखती थी। तो वो ये नहीं था कि पूरे पूरे चैप्टर में नहीं लिखती थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता था कि मेरे लिए डिफिकल्ट है याद रखना, जैसे ज्योग्राफी मेरे को थोड़ी मुश्किल लगती थी फ्रैंकली। हिस्ट्री मुझे याद करनी मुश्किल लगती थी क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही थी। तो 10th के बाद मैंने हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ा था, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसके नोट्स बनाना, और क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था फ्रेंड्स, मेरा सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। तो पहला जब अटेम्प्ट दिया तो मैंने प्री लिखा, मेंस लिखा, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो इंटरव्यू कॉल नहीं आई तो मुझे एक्चुअली पता लगा कि मेरे मार्क्स कम कहाँ रहे, जीएस में रहे। और जीएस में इसीलिए कम रहे क्योंकि शायद मेरा जो था एनसीईआरटीज की तरफ जो रुझान था, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स के दौरान आप ये सब नहीं पढ़ते हो बेसिकली। मैं न्यूज़पेपर रीडिंग भी नहीं कर रही थी और इमिजिएटली तैयारी शुरू कर दी, और तैयारी जैसे ही शुरू करी नेक्स्ट ईयर में मैंने एग्जाम दिया। तो मुझे वही लगा कि मुझे मेंस पे फोकस करना है, और मेंस पे फोकस करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जनरल स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई वॉज कंफर्टेबल इन माई बोथ ऑप्शनल्स। कॉमर्स क्योंकि मैंने इतने साल पढ़ा हुआ था तो कॉमर्स वॉज डेफिनेटली ईजी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था उसको पढ़ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। एंड देन इट ऑल्सो गिव्स यू एन ओरिएंटेशन कि आगे जब आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके क्या डायनामिक्स हैं। तो मुझे वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता था, और कुछ उसमें एस्पेक्ट्स लॉ के भी थे क्योंकि मैं एलएलबी भी कर रही थी। तो मुझे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं फेस हुई, मुझे जीएस में लगा। तो एस्पिरेंट्स के लिए भी मेरी तरफ से यहाँ इनपुट यही है कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई जरूर करो। और सपोज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हो, आप देखिए किसी जो भी यहाँ पे हैं सबने इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव ऐसे किया कि अपनी जो लिमिटेशंस रही, अपनी जो खामियां रही, उसको पहचाना और उसको इम्प्रूव किया। और उसको इम्प्रूव करते हुए लाइफ में फिर जब उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट दिया तब उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हुआ। तो जब हम सबका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, अगर आप स्ट्रैटेजी ठीक तरीके से अडॉप्ट करें। सूरज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे प्लान बी के बारे में बोली, जो कि मैं हमेशा से एस्पिरेंट्स को बोलती हूँ कि फ्रेंड्स प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई एस्पिरेंट्स ये भी मेरे से सवाल करते हैं कि मैम प्लान बी अगर हम रखेंगे तो क्या हम अपने मेन लक्ष्य से क्या बोलते हैं, क्या हम हट जाएंगे, भटक जाएँगे। क्या भटक जाएंगे, या हमारा जो मेन फोकस है वो जो है हमारा नहीं हमारा फोकस रहेगा। तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना मेन परस्यू ना करो, मेन तो परस्यू करना ही करना है, लेकिन हम किस तरीके से, अगर हम सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, हमारा प्रोफेशनल करियर हम कैसे आगे रखेंगे। तो वो प्लान भी आपके दिमाग में अगर रहेगा तो आप फेलियर को फेस करने में ज्यादा इक्विप हो जाओगे। तो सूरज ने बताया कि उनका प्लान भी था। वर्षा और दीपिका, क्या आपका कोई प्लान भी था, क्या आपने ऐसा कुछ सोचा था कि अगर ये नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? वर्षा, आप शेयर करना चाहोगे? Yes, ma'am. So I also appeared for the NET JRF examinations in 2022. तो मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं 2 अटेम्प्ट तो पूरे डिवोशन के साथ दूंगी, उसके बाद अगर नहीं होता है तो आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग माई प्लान बी एज वेल. So during my college itself, I had pursued that professional course, जो कि मास्टर्स की इक्विवेलेंट होता है. तो इस वजह से I was eligible to write the NET JRF examinations. So I recently cleared it, and I had also applied for assistant professor jobs in Delhi University. तो अभी वैकेंसीज आई थी, उसके भी इंटरव्यू साथ साथ में चल रहे थे, बट उसके पहले ये रिजल्ट आ गया तो अब प्लान बी की जरूरत नहीं पड़ी फिर. राइट राइट राइट। दीपिका, आपका कोई और प्लान भी कुछ आपने सोचा था?
यस मैम, मैं बिल्कुल वर्षा और सूरज से 100 और आपसे 100% एग्री करती हूँ। Yes. मैंने इनफैक्ट एमबीए इसीलिए किया था बिफोर आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे एक ये था कि एक हायर एजुकेशन आपकी कंप्लीटेड रहेगी तो बाद में जॉब मिलने में दिक्कत नहीं होगी। एंड सिमिलरली मैंने वर्षा की तरह अपने आप को 2 अटेम्प्ट्स दिए थे, वो तीसरा देना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने मेंस लिखा उसके नेक्स्ट डे ही मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करनी चालू कर दी। विदिन अ वीक आई गॉट अ गुड जॉब। तो एक उम्मीदयार नेटवर्क इंडिया करके एक वेंचर कैपिटल फर्म है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, तो मैंने 1 हफ्ते बाद ही अपनी जॉब स्टार्ट कर ली थी। तो जैसे सूरज ने बोला कि उनका मनोबल बहुत बढ़ गया था जब वो अपने इंटरव्यू देने गए। सिमिलरली क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, तो मैं जब इंटरव्यू देने गई तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हुआ तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ऑल्सो आई हैव अ गुड बैकअप प्लान। Right. तो बिल्कुल वर्षा और सूरज की तरह ही आई एब्सोल्युटली अग्री कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान भी होना। यस, और ये जो प्लान भी होता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद हमारे माइंड में से प्रेशर शायद रिलीज कर पाते हैं हम, कि चलो अगर ये नहीं होता तो भी हमारे पास कुछ है लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए, और हम जो लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं उसको किसी और जरिए से हम लेंगे। तो मेरा भी फ्रेंड्स प्लान भी यही था, क्योंकि आप सबने शेयर किया तो मैं भी बता देती हूँ। क्योंकि मैं सीएस ऑलरेडी हो गई थी और मेरा लॉ कंप्लीट होने वाला था, तो मेरा प्लान भी यही था कि मैं, क्योंकि मेरी भी जब मैं एसआरसीसी में थी तो मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, तो 2 जगह प्लेसमेंट हो गई थी, बट मैंने उस टाइम में वो ज्वाइन नहीं करी। लेकिन मैंने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी थी, ड्यूरिंग दैट टाइम आई टुक अ पार्ट टाइम जॉब एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो लगभग 3 साल मैंने काम भी किया, लॉ की भी तैयारी करी, और उन्हीं 3 सालों में मैंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करके उसमें सिलेक्शन हुआ। सो फ्रॉम 2004 टू 2007 ये तीनों चीजें पैरेलल चली। तो मेरा प्लान भी यही था कि मेरा फिर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल करियर मेरा ऑप्ट करती मैं, और साथ ही साथ अपना कोई एनजीओ सेटअप करती, जिससे मैं जो देश के लिए समाज के लिए करने का जो मेरा जज्बा था वो उसकी तरह फुलफिल हो। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देते हैं। कभी भी आपको लक्ष्य से डेटर नहीं होना है, फोकस करके पढ़ाई करनी है, एडिक्वेट ब्रेक्स लेने हैं, मोटिवेटेड रहना है। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आएंगे, डिसलोकेशन सबकी लाइफ में आएंगे, लेकिन अगर आप रियली में सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन कराना चाहते हैं और वहां अपने आप को देखते हैं, तो there is no other alternative than your hard work. That is very very important. Now friends, moving forward, अब जब आपका सिलेक्शन हो गया, अब जब आप अपने आप को एक ऑफिसर के रूप में पाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि हाउ डिड यू एक्चुअली फील ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन, और तब से लेके अब तक कि कैसा आपको फील होता है, क्या लाइफ में चेंजेस आए, और उसके बारे में उसके बाद में बात करूंगी कि अब आप एज एन ऑफिसर क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसमें आप काम करना चाहते हो अपने, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स, राइट। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाउ हैज योर लाइफ चेंज, हाउ डिड यू फील ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन, उसके बाद से अब कैसा फील होता है। दीपिका, प्लीज शेयर। मैम, यस मैम। मैम, आई थिंक वो पीडीएफ में अपना नाम देखना, आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। तो मेरी Yes. मम्मी भी उस समय मेरे साथ थी, मैं तो रो पड़ी जब मैंने वो अपना नाम देखा। एंड उसके बाद लाइफ ऑब्वियसली थोड़ी चेंज हो जाती है। मैं सिक्किम से आती हूँ, यहाँ से बहुत सिविल सर्वेंट्स आते नहीं है, तो इनफैक्ट अभी तक मेरे घर में विजिटर्स एवरी डे आ रहे हैं लोग। हमारे यहाँ वो तिब्बतन कल्चर में वो खदा ऑफर करते हैं, तो वो आकर मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मतलब उसके साथ साथ मुझे एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होता है कि लोग अगर इतना प्यार आपको दे रहे हैं और आपने एग्जाम क्लियर किया है, तो ये एक मीन्स टू एन एंड है। तो अब वो जर्नी एक्चुअली चालू होने वाली है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबली काम करना है। आपके एक डिसीजन से बहुत लोगों की जिंदगियों पे असर पड़ सकता है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। और साथ साथ बहुत उत्साह भी है कि इतनी कम उम्र में आई थिंक सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो, सो दैट इज हाउ आई एम फीलिंग। राइट, वेरी राइटली सेड, इवन आई ऑल्सो रिमेम्बर माई डे। तो इसी तरीके का एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट हमारे टाइम में तो इंटरनेट इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो वी जनरली यूज टू, मतलब क्या है कि यूपीएससी का जो बोर्ड है, जो शाहजहाँ रोड पे ऑफिस है, वहां पे फिजिकली ही जनरली देखते थे रिजल्ट। और मेरे घर में कंप्यूटर था, बट इंटरनेट बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता था, शाम को जैसे सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था फॉर फ्यू आवर्स। तो मुझे किसी एक फ्रेंड ने मुझे फोन करके बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया और ऑल इंडिया रैंक 13th है। तो मुझे एक्चुअली विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि कोई और होंगी, सोनल गोयल कोई और भी हो सकती हैं,
दोबारा चेक करो. बट देन when I actually saw the name in the list on my desktop computer in my home, that time fortunately both my parents were there. तो उस टाइम में देख के वो मुझे एक्चुअली में यकीन हुआ कि हाँ मेरा ही नाम है और मेरा ही सिलेक्शन हुआ है. तो वो फीलिंग नॉस्टैल्जिया वो आज भी है, वो आप लोगों को जिंदगी भर रहेगा फ्रेंड्स. वो जो आप इतना चेरिश कर रहे हो उस मेमोरी को, वो हमेशा ही रहेगा. वर्षा, आपको कैसा लगा जब सिलेक्शन हुआ? डेफिनेटली अच्छा ही लगता है, सभी को अच्छा लगेगा. बट हाउ डू यू फील नाउ? हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड? Ma'am, the first word that comes to my mind is that I was very relieved. मुझे काफी रिलीफ मिला कि अब चलो लिस्ट में नाम आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है. एंड जो स्ट्रेस था, जो एग्जाम का प्रोसेस है, इट्स वेरी डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग. So that subsided. But to be honest, my life has not changed a lot before and after the examination. It's just that I get to spend more times with my friends and my family now, because पहले ज़्यादा focus studies पे होता था. Definitely. But I am also very excited about the challenges that lie ahead. जैसे ये तो एक personal triumph है कि हमने एक एग्जाम क्लियर कर लिया. बट मेन काम तो अब शुरू होगा. क्या सर्विस असाइन होगी, उसमें क्या करने को मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. वेरी राइट. ये एक पड़ाव है जिंदगी का, जो एक अपॉर्चुनिटी है हम सबको मिली है, आप लोगों को मिली है. एंड रियल लाइफ विल एक्चुअली स्टार्ट आफ्टर योर ट्रेनिंग. इवन आपका जो ट्रेनिंग, जो आपकी अकेडमीज होंगी, लवासना और उसके अलावा जितनी भी अकेडमीज में आप लोग जाएंगे, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंजॉयबल. बहुत ही एक चेरिशेबल पीरियड है. बट जो असली जो हमारा सर्विस का जो पड़ाव है वो स्टार्ट होगा जब हमारी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होगी. राइट. सो सूरज, आपको कैसा लगा? डेफिनेटली आपने बताया कि लाइफ चेंज हुई, अब इतना प्यार मिल रहा है. कुछ और शेयर करना चाहोगे? हाउ हैव यू बीन फीलिंग सिंस योर सिलेक्शन? मैम, जिस टाइम पे रिजल्ट आया तो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि मेरा सब कैटेगरी में सेकंड रैंक आया है और मेरा आईएएस क्लियर हो रहा है. किसने उस टाइम बताया आपको? आपको किसी ने बताया या खुद ही देखा आपने? नहीं मैम, जिस टाइम पे रिजल्ट आया तो उस टाइम पे जो भी जिस कैटेगरी में एमडी कैटेगरी से आता हूँ, मल्टीपल डिसेबिलिटी, उस टाइम पे मैं एम्स में ही था, तो मेरा मेडिकल चल रहा था. और हम 8 कैंडिडेट वहां पर 8 के 8 कैंडिडेट अवेलेबल थे उसी टाइम पे रिजल्ट आया. तो सब लोगों ने एक साथ ही वो रिजल्ट देखा था. तो मैम हम 8 लोग एक साथ वहां थे और एक साथ सभी का सिलेक्शन हो जाना. और सब अब उनमें से क्या सभी आपके कलीग बनेंगे फ्यूचर में? नहीं. नो मैम, उसमें मैम 2 ही सीट आईएएस की है, दो तो मेरा सीट्स हैं. सेकंड रैंक है. राइट. तो ओके, सो दे विल बी योर फ्यूचर कलीग्स इन सर्विस. या देन मैम उस टाइम पे भी मैम आपको बताऊं कि जो अभी मैं हूँ वो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन नहीं था, उस दिन की शाम तक नहीं था. क्योंकि उस दिन की शाम तक मैम मुझे सिर्फ ये लगता कि मैं एक आईएएस बना हूँ, और मैंने मेहनत की, उसका रिजल्ट आया. लेकिन मैम जब से मैंने लोगों के अंदर प्यार देखा है और जो उम्मीद देखी, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ आईएएस नहीं बना, लोगों की एक उम्मीद बना हूँ. सूरज, वाकई में बहुत लोगों की उम्मीद बने हैं, एक आशा के किरण बने हैं कि अगर वो इतना स्ट्रगल करके ऐसी चैलेंजेस जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उनको फेस करके यहाँ तक पहुंचे, तो बाकी लोगों के लिए भी डेफिनेटली ये एक सक्सेस स्टोरी है. कई लोगों ने मेरे से सूरज आपका नंबर भी मांगा. मैंने मुझे ये ठीक नहीं लगा कि मैं आपका नंबर आपके बिना परमिशन के शेयर करूं. लेकिन कई ऐसे थे जो लोग आपसे बात करना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे. सो ऑल क्रेडिट टू योर हार्ड वर्क. सो फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं कि कैसा अभी तक चल रहा है, तो नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू कि ऐसे कोई 4 एरियाज जो आपके माइंड में है कि आप जब आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, आप अपनी सर्विस ज्वाइन करोगे, तो ऐसे क्या सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम करना चाहते हो? कोई प्लान है, कोई इस तरीके का एम है कि आप किस तरीके से काम करोगे? एनी इनपुट्स ऑन दैट, दीपिका? Ma'am, so I have a 151 rank, so I think and maybe second preference Indian Police Service थी, so Right. most likely I should be able to get that service if I everything. also feel कि इंडियन पुलिस सर्विस मिलना चाहिए आपको. हाँ जी मैम. तो उसमें मैम आई थिंक बट एनपीए की ट्रेनिंग बहुत रिग्रेस होती है. yes ma'am. I'm already working on my fitness now, but I think
जो women related issues है, I think whenever women enter into something like policing, they bring a very different and new perspective. तो बहुत सारी women officers है, जैसे रेणुका मैम है, and you know I look up to all of them कि उन्होंने जैसे women friendly policing पे काम किया है. So I think that is one area of interest. बाकी of course bringing a human face to policing जो होता है कि आप अपना community engagement improve करो. So I think those are areas of interest. And of course, आजकल with AI and technology, the pace of policing is also changing. So how do we use technology better? जो cyber crimes है उस area में. So I think there are lots of interesting areas, upcoming new areas, and I think a civil servant in any field. I think technology ने इतनी चीजें बदल दी है कि now a civil servant has to be creative and innovative. तो मैं बहुत excited हूँ कि मैं ये नई चीजें कैसे सीखूं और उसको implement करूं. तो these are some areas of interest. Very important issue you have raised, Deepika, here. It is about women representation. And especially in police service, हम आज भी देखते हैं, I think it is not more than 10% in our country. The percentage of women IPS officers is not even 15%. It is somewhere around 10 or 12%. Yes. तो अगर हम ओवरऑल विमेन की रिप्रेजेंटेशन एंड ब्यूरोक्रेसी की भी बात करें, क्योंकि वर्षा और दीपिका हमारे साथ में है, तो इवन इस बार का जो रिजल्ट है सिविल सर्विसेज का, दैट हैज बीन सच एन एनकरेजिंग रिजल्ट दैट almost around 34% of the total selected officers are women, which is highest till now. And top 4 are women. And जो हमारे top 10 हैं उसमें से 6 महिलाएं हैं. तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो फिगर्स हैं, they are just not statistics. They are actually reflective of the trend in the society, the changing behavioral pattern in the society, that we are also giving that access to opportunities, that access to education to our girls, to our females, which is making them excel and perform better in life. और इससे एक बहुत important बात ये भी मैं friends आपको बोलना चाहूंगी, reiterate करना चाहूंगी कि जब हमारी महिलाएं लीडरशिप पोजीशन में आती हैं, when we have more women in leadership role, more women in civil services, we will have more women centric, women sensitive जेंडर पॉलिसीज. हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो विमेन फ्रेंडली होगा. जैसे दीपिका ने भी बताया कि कम्युनिटी पुलिसिंग, तो कम्युनिटी पुलिसिंग में वो पार्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन ऐड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग पुलिस के पास कंप्लेंट लाने से घबराए नहीं. जो आज भी फील्ड लेवल में जो रवैया देखा जाता है ऑल अक्रॉस द कंट्री, डेफिनेटली देयर आर मेनी गुड एग्जांपल्स एंड देयर आर चेंजेस, बट स्टिल देयर इज अ गैप. मैंने एज अ डिप्टी कमिश्नर भी फील किया कि कई बार पुलिस रिलेटेड कंप्लेंट्स भी होती हैं, इवन दो एसपी और डीसी का ऑफिस सेम कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन वो एसपी से ना मिलके उनको कन्वीनियंट ये लगता है, कंफर्टेबल ये लगता है कि वो एक डीसी से मिले, एक एसडीएम से मिले. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दैट एम्पैथी इन आवर behavioral empathy in our administration and we become approachable. That is very very important. Very very good inputs by Deepika. Varsha, what is your plan? What are the areas in which you want to work? क्या सोचा है आपने? Ma'am, the service allocation is yet to take place, so I am not certain about the service that I will be allocated. But it can vary very widely from Indian Audit and Account Services to Indian Railway Management Services. Okay. And each of the areas have their own opportunities and challenges. Right. So I'm very excited about learning about the service that I will be allocated. Definitely. But yes मैम, बट आई थिंक एक अच्छी बात भी है कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स में है एंड ऐसे मतलब चांसेस हैं दैट आई विल बी एलोकेटेड टू द इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज एंड डिफेंस अकाउंट सर्विसेज. तो उसके मैं अपनी पहले की जो नॉलेज है उसका यूज कर पाऊंगी एंड आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन अ बेटर वे. डेफिनेटली वर्षा, इनफैक्ट आई ऑल्सो अग्री कि ये जो सर्विसेज हैं, अगर आपका जो देखिए फ्रेंड्स, जो भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड हमारा रहता है, जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसका कहीं ना कहीं यूज तो आपको आएगा ही आएगा, बिकॉज इस सर्विस में इतनी डाइवर्स आपकी पोस्टिंग्स रहेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट यू डेफिनेटली विल गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ यूटिलाइजिंग योर knowledge, your experience in some way or the other. That is definitely there.
सूरज, आपके क्या की एरियाज रहेंगे, किस तरीके से आपने सोचा, किन सेक्टर्स में काम करेंगे? मैम जैसा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी जी, लाइफ आपने में मुझे बताया। इतनी सारी ट्रेजिडीज आ चुकी हैं। जी 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 जी। मेरा वेरियस एरिया ऑफ सेक्टर है, लेकिन अगर मैं कुछ कोर एरियाज की बात करूं तो मैंने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी रखी है। जैसे कि सबसे पहले मैं एजुकेशन, हर तरीके का, चाहे वो मोरल एजुकेशन हो सोसाइटी में, या वो सेक्स एजुकेशन हो, या फिर एकेडमिक एजुकेशन हो, हर तरीके की एजुकेशन, ये मेरा पहला गोल है। सेकंड मेरा गोल हेल्थ को लेकर है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हर जगह इंश्योर हो। चाहे जो एरिया जिस एरिया में मुझे काम करने के लिए मिले, मैं उस एरिया के साथ साथ, मैं तो जैसा कि मैं पहले भी बताया कि मैं आईएएस सिर्फ एक एरिया के लिए नहीं बना हूं, मैं तो ऑल इंडिया के लिए आईएएस बिल्कुल बन गया बिल्कुल हूं। बिल्कुल। तो मैम मेरा हेल्थ सेक्टर में भी एक स्पेशलाइजेशन है, सेक्टर है जिसपे मैं स्पेशली फोकस करने वाला हूँ, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्योंकि असिस्टिव टेक्नोलॉजी मैम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्सन में डिजेबिलिटीज के काम में आता है, हर किसी के काम में आता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सल डिजाइन की बात होती है, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है जो कि एसेसिबल हर किसी के लिए हो। एक प्रेग्नेंट वुमेन चाहे तो वो भी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकती है, एक सीनियर सिटीजन भी यूज कर सकता है, पर्सन में डिसेबिलिटीज भी यूज कर सकता है। तो जो हेल्थ सेक्टर, जो बेसिक एरिया मेरा जो है, वो हेल्थ सेक्टर बेसिकली रखा है मैंने, और एजुकेशन रखा है। इसी के साथ साथ में मेरा एक और ड्रीम है जो कि मैंने सोसाइटी में देखा है। आफ्टर माय एक्सीडेंट आई सी behavioral change in people in society. They change, their perception totally change, because they not have proper awareness about what is actually disability is, what जी is actually problem exist is. एंड मैम मुझे ये लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ एक ही है कि लोगों को हमारे संविधान के बारे में नहीं पता है। लोग जानते नहीं हैं। आप एक बार संविधान को पढ़िए तो सही। आप सिविल सर्विस बनने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि भैया हमें सिविल सर्वेंट बनना है, लेकिन जब मैंने उनसे बात की और जाना कि उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स जो हैं जो वुमेन्स के लिए हैं, या कुछ कमेंट्स हैं जो सोसाइटी के लिए हैं, या कुछ अपने परसेप्शन है कि मैं ही अच्छा नहीं हूँ, मैं ही समझदार नहीं हूँ, वो जानते ही नहीं है कि आप एक बार संविधान पढ़िए। आप पब्लिक सर्वेंट बनने से पहले आप एक अच्छे सिटीजन तो बनिए, आप एक जागरूक नागरिक बनिए, आप अपने अधिकारों को जानिए। और मैम जिस दिन लोग अधिकारों को तभी जान पाएंगे जब उनका हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों ही प्रॉपर तरीके से उनको दिया जाएगा। तो मैम ये मेरे 2 की फैक्टर्स हैं। डेफिनेटली हेल्थ एंड एजुकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम अपने देश की बात करें तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, तो हर स्टेट की इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर इज नाउ इंक्रीजिंग, and we are actually realizing the importance of investing in education of our children, investing in higher education of our children, as well as जो हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली हमने देखा कोविड में किस तरीके से इतना प्रेशर आया कि बेड्स अवेलेबल नहीं थे। तो अब सब जगह में ये रियलाइजेशन है कि इसको अपग्रेड करना है। और सूरज, आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोस्टिंग्स रहेंगी, क्योंकि आपको आईएएस का सर्विस मिलेगा तो पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग आपकी एसडीएम की रहेगी। फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो यू विल बिकम द डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में देखिए, एक डिप्टी कमिश्नर को, डीएम कलेक्टर को, इवन एक एसपी को, अपने जिले में जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको ही लेके चलना होता है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमारा टीम वर्क अच्छा रहे। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा लगभग 15 सालों का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सब लोग एज लीडर्स आपको परफॉर्म करना है। आप जिस विभाग में हैं, जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस डिवीजन में हैं, you have to act as leaders because people look up to you. That is very very important, and team leadership is important. Then definitely your commitment and dedication, वो भी अगर लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति, ये ऑफिसर हमारे लिए काम करने के लिए आए हैं और हमको इनको सपोर्ट करना है, so then they will even go out of the way to help you implement the गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। क्योंकि किसी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है कि जब जनता का उसमें विश्वास हो। तो यू हैव टू बिकम एक्सेसिबल, यू हैव टू बी कंपैशनेट, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में एज ऑफिसर्स बहुत सारे ऐसी ओकेजन्स आएंगी जिसमें आपको प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना होगा, और वो ऐसा डिसीजन होगा कि सिचुएशन टिकलिश है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया, कोई इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है एंड आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, आप किसी की गाइडेंस नहीं ले रहे हो, तो यू हैव टू एक्ट ऑन दैट मोमेंट। बट आपका गाइडिंग फोर्स उस वक्त क्या होना चाहिए? उसका गाइडिंग फोर्स आपका ये होना चाहिए कि आपको एम्पैथेटिकली उस सिचुएशन को डील करना है, एंड यू हैव टू बी मॉरली करेक्ट कि कल को कोई जवाबदेही हो तो मेरा ये स्टैंड था और मैंने ये क्यों लिया। Why is it that I took this particular decision? I am answerable for this decision, right? So ये चीजें हैं, ये चीजें जहन में रखनी चाहिए, and I am very much sure कि with the passion and commitment with which you all have entered into service, और आप जो अच्छा काम करना चाहते हो, definitely you will succeed, and I will be very happy in coming few years to read about your good work. जब ये लोगों से सुनेंगे, जब ये मीडिया में आएगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैंने इनसे कभी बात की थी, एंड डेफिनेटली इट वुड बी वेरी नाइस ऑन माय पार्ट, इट वुड बी अ नाइस फीलिंग। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज लाइक मोर देन 1 आवर कि हम बात किए, काफी कुछ आप लोगों से जाना, कुछ और भी मैं बात करना चाह रही थी बट एक टाइम का भी थोड़ा कंस्ट्रेंट है। तो कुछ फाइनल कोई वर्ड्स हमारे एस्पिरेंट्स के आपकी तरफ से, कुछ भी आप उनको टिप्स देना चाहते हैं, या कोई फाइनल concluding remarks from all of you if you want to mention, कोई और ऐसा कुछ चीज जो आप पहले मेंशन करना चाहते थे, भूल गए, अभी बतानी है, तो वो प्लीज यू कैन जस्ट we can just sum up the session, right? Varsha, anything you want to add, Varsha? Yes, ma'am. I want to add 2 things. So first is that ऐसे preparation के दौरान ऐसा मुझे कई बार लगा कि I am missing my deadlines and schedule से काफी पीछे चल रही हूँ, and I felt like giving up in that moment. But I made it a point कि I am not going to cry over spilt milk. तो फिर ये अब बस आगे जितना बचा है उस पर फोकस करना है, and I'm going to give my best in whatever resources and time I have at hand. So first is this, I will encourage everyone to follow this. And second would be that I feel that there are many friends who are equally or more talented and hardworking than me, but they are not there on the list. Right. So I realize that how Very fortunate important that I am, and I'm grateful for the opportunity that has been given to me. Thank you, ma'am. वेरी राइटली मेंशन्ड कि हमें भी, मुझे भी ये फील होता था कि जब मेरे फ्रेंड्स तैयारी कर रहे होते थे कि शायद वो मेरे से ज्यादा डिजर्विंग थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे कई एस्पिरेंट्स हमारे आसपास हैं, तो वी आर ब्लेस्ड, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू यूज एंड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू द बेस्ट यू कैन। ये सबको नहीं मिलता है मौका, जो हमें मिला है मौका, ये सबको नहीं मिलेगा। दीपिका, आपकी तरफ से कोई पॉइंट? यस मैम, मैम 2 चीजें बताना चाहूंगी। एक Right. तो ये है कि जो सोसाइटल प्रेशर होता है, स्पेशली आई मीन आई नो मेल पे भी होता है, बट आई थिंक फीमेल एस्पिरेंट्स पे जो मैरिज और वो सब का Right. प्रेशर सोसाइटी डालती है। तो मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आती थी जहाँ पे इस एज में मेरे पेरेंट्स को भी बहुत सुनना पड़ा, बट आई थिंक वो थोड़ा मन में अपना जिद रखना पड़ता है कि अगर आपको कुछ करना है तो वो थोड़ा थिक स्किन डेवलप आपको करना होगा। तो आई थिंक आई डेवलप दैट थिक स्किन, और लोगों की बातें नहीं सबकी बातें को अपने दिल पे ना लगाकर अपने लक्ष्य पे फोकस करना। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग। एंड द सेकंड आई वांट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैंने काफी दोस्तों को जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं उन्हें देखा है कि बीच में बहुत एंजाइटी से गुजरते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत नॉर्मल है। हम सब ने जिन्होंने क्लियर किया, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो फेजेस हमारे साथ भी आए थे जब हमें ऐसा लगा कि गिव अप कर देते हैं, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, सब दोस्त आगे निकल गए हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है वैसा फील करना। तो अपने आसपास एक जो भी आपके 2-3 लोग हैं या माता पिता है, उनका एक सर्कल बनाइए, या हॉबीज है, जैसे मैं डांसर हूँ तो मैं थोड़ा भरतनाट्यम कर लेती थी तो उससे मुझे डिस्ट्रेस होता था, या कुछ भी आपकी हॉबीज है या स्पोर्ट्स है, थोड़ा सा समय या वेब सीरीज देख लीजिए, उसको बैलेंस करिए। और अपनी मेंटल हेल्थ, अगर आपको कुछ इशू है तो जरूर शेयर करिए, शेयर करने से वो प्रॉब्लम खत्म होगी और बहुत सपोर्ट लोगों के लिए है। तो आई थिंक दीज आर 2 थिंग्स दैट आई वांटेड टू फाइनल थिंग्स दैट आई वांटेड टू से। थैंक यू दीपिका। इनफैक्ट जो फर्स्ट पॉइंट आपने बोला
I also felt and experienced the same thing during my preparation. We come from the same community, I believe. Yes. तो वो आप अभी हो और मेरा जर्नी और 20 साल पहले का है, तो मैम you वो सेम है अभी भी। तो अभी डेफिनेटली थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज आवर Yes, ma'am. सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, बट स्टिल वी आर नॉट इक्वल। स्टिल वो समानता नहीं है। लड़कियों की शादी का प्रेशर पेरेंट्स पे हमेशा ज्यादा रहता है। अगर वो 22-23 की हो जाती हैं तो चिंता होना शुरू हो जाता है, और 25 तक तो लगता है कि शादी हो जानी चाहिए। लेकिन लड़का अगर पढ़ रहा है तो 27-28-30 साल तक भी पढ़ता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना सेटल कर लेगा। तो ये समाज में डिफरेंसेस हमारे हैं। फीमेल एस्पिरेंट्स को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि अपना विश्वास, जो सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको लूज नहीं करना है। आपको टॉन्ट्स क्रिटिसिज्म सुनते रहने पड़ेंगे, वो सुनते रहो। पॉजिटिविटी भी सुनोगे, ऐसा बात नहीं है, देयर आर पीपल हु सपोर्ट यू ऑल्सो, बट लेट नॉट दीज क्रिटिसिजम्स अफेक्ट what you want to have in your life, right? So इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज शुरुआत करी है उसको हमें अचीव करके दिखाना है। और यहाँ पे एक कुछ पंक्ति मुझे जस्ट ध्यान में आ रही है कि जब आप हताश हो और आपको रास्ता मुश्किल लगे और आपको ऐसा लगे कि आपसे नहीं होगा, जब आपको लगे कि आपसे नहीं होगा, तो उन लोगों को जिंदगी में याद रखना कि जिसने कभी तुमको कहा था कि ये तुमसे नहीं होगा। तो उन लोगों को जरूर अपनी स्ट्रगल में याद रखना जिन्होंने कभी आपसे ये कहा था कि आपसे नहीं होगा। डेफिनेटली उन लोगों को तो प्रूफ करना ही करना है, लेकिन प्रूव हमें खुद को करना है, अपने आप को करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा पॉइंट, मेंटल हेल्थ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। डिप्रेशन, लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन सबकी लाइफ में आएंगे, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना, ये पहचानना कि हम इस सिचुएशन से कैसे उभरेंगे। अगर ये आती है चीज, अगर हमारे जहन में आ रही है, तो हम इससे कैसे ओवरकम करेंगे सिचुएशन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को रिफ्लेक्ट करना और उससे उबरना। सूरज, आपकी तरफ से कोई फाइनल पॉइंट्स हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ और बोलना चाहेंगे? जी मैम, मैं एक छोटी सी कहानी है जो उसको सुनाना चाहूंगा। दो जी। ही लाइन की है। मैंने कहीं सुना था कि अब्राहम लिंकन जी के बारे में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे किसी इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि एक पेड़ है, उसको 6 घंटे में काटा जाएगा, है ना, और आपके पास कुल्हाड़ी है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत लाइन बोली। उन्होंने बोला कि अगर मैं पेड़ को 6 घंटे में मैं काट पाऊंगा उस कुल्हाड़ी से, तो 4 घंटे तो मैं उसकी धार को ही मजबूत करूंगा और 2 घंटे में पेड़ को आसानी से काट दूंगा। ये कहानी कहने का मेरे पीछे मतलब ये है कि आपको एक अटेम्प्ट देना है, जी। 100% बेस्ट देना है, तैयारी अच्छी करें, बिल्कुल। और अच्छे तरीके से तैयारी करके देना है। गोल सेट करने हैं, सपने वो नहीं देखने हैं कि रात में देखे और सुबह तक सपने गायब। बिल्कुल सपने वो बिल्कुल देखने हैं जो साकार करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सपने वो नहीं जो आपको सोने में आते हैं, जी जी सपने जी वो हैं जो आपको सोने ना दे। जी सपने मैम, जी वही हैं जो आपको सोने ना दे। वेरी वेल सेड, आई रियली फील सो डिलाइटेड। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इनफैक्ट मुझे अपना पीरियड याद आ गया, 15 साल पहले जब मेरा रिजल्ट आया, और उससे लेके अब तक की जर्नी, कैसे मैंने तैयारी करी और कैसे मैं गई, और उसके बाद त्रिपुरा में काम किया, हरियाणा में काम किया। दिस ऑल resonated again. I felt so nostalgic. I thank you all, सूरज, दीपिका, वर्षा, for taking out time and patiently हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए लास्ट में कुछ मेरी तरफ से वक्तव्य जो आपको मोटिवेट करते रहेगा। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट से मैं एंड करना चाहूंगी। उन्होंने ये बोला कि ऑल पावर इज विद इन यू, ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो अपना पोटेंशियल को जानना है, अपने एफर्ट्स देने हैं। डू नॉट लिमिट योर चैलेंजेस, कीप चैलेंजिंग योर ओन लिमिट्स। आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अपना बेस्ट देते रहें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और एक लास्ट अपील एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप सभी से, सभी व्यूअर्स से, कि जो भी करियर प्रोफेशन आप लें, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज ही लें, कोई भी करियर प्रोफेशन चूज करें, जस्ट हैव इन बैक ऑफ योर माइंड कि आप
अपने देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, ट्राई एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, क्योंकि इंडिया में डेमोग्राफिक पोटेंशियल इतना हाई है, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यूथ पावर है जो कि हमारे फ्यूचर है इंडिया का। तो हमारा जो विकसित भारत 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो लक्ष्य दिया है, उसमें हम सबको ग्रोथ का पार्टनर बनना है और हमारे नेशन की ग्रोथ स्टोरी को स्क्रिप्ट करने में कहीं ना कहीं हम सबको योगदान देना है। सो यही मेरी आप सबसे अपील है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग खुश रहे और अच्छी हेल्थ में रहे। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थैंक यू अगेन Varsha, Deepika and Suraj for joining us today. I am sure this session would be really helpful to all the aspirants जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम लिखेंगे आने वाले अगले साल में, अगले 2 साल में एग्जाम लिखेंगे, उनके लिए डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही रियल हैं। और मेरी आप सबको शुभकामनाएं, आप तीनों को शुभकामनाएं। यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, अ ग्रेट करियर, अ ग्रेट सर्विस with you now, and you are all officers, and I am sure you will perform and give your best towards your country, towards our country. Thank you so much for joining us. Jai Hind. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.